बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। 3 खबरें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना है। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब किसके पास अमलन जाने वाली है, क्योंकि एक कोशिश की जा रही थी और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोग उनके हवाले कर दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इमरान खान साहब ने इस कोशिश को जेल में बैठकर नाकाम बना दिया है और उन्होंने एक खामोशी से एक जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्होंने लीड भी करना शुरू कर दिया है। और दूसरी खबर होगी नवाज शरीफ साहब के बारे में और तीसरी खबर होगी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो ज़रा इमरान खान साहब के हवाले से पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात की ज़मानतों की दरख्वास्तें थीं इमरान खान साहब पे और वो मुसलसल डिले की जा रही थी, समाअत नहीं हो रही थी। कभी सरकारी वकील नहीं, कभी बेंच नहीं, कभी बेंच में मौजूद जज साहिबान नहीं और उसे मुस्तकिल तौर पे डिले पर डिले किया जा रहा था। लेकिन आज उसकी समाअत हुई और सलमान सफदर साहब ने आज दलाइल दिए और इसको कल तक मुलतवी किया गया। इसलिए ये अहम खबर है कि इसे लंबे अरसे के लिए मुलतवी नहीं किया गया। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने कहा कि किसी भी मुकाम पर इमरान खान मौजूद नहीं थे, यानी 9 मई के वाक़यात पे, और FIR के मुताबिक इमरान खान का नाम नहीं लिया जा रहा था। कौन नाम ले रहा था इसका भी जिक्र नहीं है। इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसे से जेल में है और असूल तय हो चुका है कि एक केस में गिरफ्तार मुल्ज़म तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस इस मामले में जो है वो अदालती नज़ीर है और परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले में भी यही हुआ था और इस नौइयत के 21 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, जो कि 9 मई से ही मुताल्लिक थे। इन तमाम 8 मुकदमात में मुद्दई भी पुलिस है और तमाम FIR में साजिश की नौयत और तफसील का जिक्र नहीं है। सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि नैब ने 9 मई को गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को रिहा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और उसे एक अगवा का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान का साजिश करना साबित नहीं है और प्रोसिक्यूशन 9 मई से पहले के बयानात को बुनियाद बना रहा है और इन मुकदमात में 14 माह बाद गिरफ्तारी डाली गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी डाली गई और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साल में तफ्तीश और टेस्ट क्यों नहीं करवाए गए और 2 साल में कोई टेस्ट नहीं, कोई तफ्तीश नहीं और इद्दत केस में इमरान खान और अहलिया की रिहाई के फैसले के बाद गिरफ्तार करने का फैसला हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि IG पंजाब का हर केस में गिरफ्तार करने का बयान मौजूद है और प्रोसिक्यूशन केस में बार बार अपना बयान बदल रहा है। इसके साथ साथ सलमान सफदर साहब ने कहा कि अदालत के पूछने पे अदालत ने पूछा कि पुलिस अफसर असमत कमाल का बयान है। असमत कमाल ने चक्री इंटरचेंज पर हजूम में साजिश का बयान रिकॉर्ड कराया और जमान पार्क में पुलिस एहलकार खालिद ने साजिश करने का बयान दिया। इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी और उन्होंने अपने आला अफसरान को साजिश रोकने के लिए इत्तला क्यों नहीं दी, ये सलमान सफदर साहब ने आज सवालात उठाए। और FIR में भी 1 दिन की ताखीर से दर्ज की गई और ये कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने मिलकर साजिश तैयार की है और इसमें गवाह वही हैं या और हैं। अदालत ने पूछा तो वकील सलमान सफदर साहब ने बताया कि इसमें सरकारी गवाह हैं और हैरत है कि साजिश में मुलव्वस एक मुल्ज़िम की जमानत हो जाती है और दूसरे की नहीं होती। इसके पास क्या शहादत है जिसके लिए टेस्ट कराने लाजमी है, क्योंकि सरकारी वकील पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में बार बार इसरार कर रहे थे। क्या आपके पास कोई मटेरियल है? अदालत ने सरकारी वकील से पूछा तो जवाब पूछा कि जी हां, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है और इस केस में एजाज चौधरी मौका पर मौजूद थे। इन केसेस में से 4 में जमानत मंजूर हो जाती है, सलमान सफदर साहब ने कहा, और इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी गई।
اس پر عدالت نے جو پارشل سماعت ہوئی آج، جزوی سماعت اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اس کو لمبے عرصے کے لیے ملتوی نہیں کیا گیا، جو کہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، کم از کم پرانے مقدمات میں، کیونکہ القاعدہ ٹرسٹ ہو اور یا پھر کوئی اور مقدمہ، اب اس کی سماعتیں تو شروع ہو چکی، لیکن چونکہ حکم حاکم ہے، فیلڈ مارشل صاحب ناراض ہیں ابھی تک اور اس لیے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں کنونشن ہوا اور لاہور ورکرز کنونشن ہوا، جس میں علیمہ خان صاحبہ نے اس کو لیڈ کیا اور علیمہ خان صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ اس میں تقریر بھی کی ہے، اور ایک تاثر یہ موجود ہے کہ اب جو کہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پنجاب میں، سب سے پہلے تو پنجاب میں تحریک جو ہے وہ متحرک نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو موبلائز نہیں کیا جا رہا تھا۔ عالیہ حمزہ نے یہ کام شروع کیا اور اب علیمہ خان صاحبہ اور عالیہ حمزہ دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں، اور علیمہ خان نے پہلی دفعہ کسی ورکرز کنونشن سے باقاعدہ طور پر خطاب کیا ہے اور انویٹیشن پہ کیا، جس کے بعد جو کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو پنڈی جو اندر موجود ہے قیادت پی ٹی آئی کے، اس کے ذریعے سے کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ عمران خان صاحب پیٹرن ان چیف بن چکے ہیں اور بیرسٹر گوہر کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے لایا جا رہا ہے۔ گنڈاپور صاحب کو بھی بیک بینچ پہ بھیج دیا گیا ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے آج خاص طور پر یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں کسی پرتشدد کارروائی پر یقین نہیں رکھتی اور جب بھی اس کا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہوگا، لہٰذا یہ جو اسلحے والی باتیں ہیں، گولی والی باتیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہ منشور ہے، نہ کلچر ہے، نہ عمران خان کا حکم ہے۔ وہ شاید اس تناظر میں بات کر رہی تھیں کہ جو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم آئے تو اسلحے سمیت آئیں گے، لہٰذا اس کی طرف سے ایک یہ آج میسج دے دیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جب ورکرز کنونشن سے آپ خطاب کیا تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا اور ان کی آمد پر یہ نعرے لگائے گئے۔ جوانیاں لٹائیں گے، عمران خان کو لائیں گے، اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج جو خطاب کیا وہ بھی آپ کو اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹے میں 22 تاریخ کی احتجاج کی اور آپ نے اریسٹ نہیں ہونا، آپ ان کسی سے اریسٹ نہیں ہونا، آپ اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہماری جوان بچے اریسٹ کریں۔ تو یہ جناب آپ نے سن لیا۔ دوسری جانب اب بڑھتے ہیں ذرا میاں صاحب کی طرف، بڑے میاں صاحب کی طرف، نواز شریف صاحب کی طرف۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن دوسری جانب یہ خبریں زبان زد عام ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ان کا شوق بڑا پرانا ہے اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ موجود ہے۔ ماضی میں خبریں بھی ایسی آتی رہیں کہ ان کے بچوں کا کاروبار جو ہے اس میں بھی کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ تو بہرحال ان خبروں کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی۔ مرحوم ارشد شریف جو ہیں وہ اس بارے میں کافی خبریں دیتے رہے ہیں۔ اب ذرا ایک اور چیز جو ہے، جیسے ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کے دور میں مولانا اجمل قادری صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے خفیہ دورے بھی کر چکے تھے اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان دوروں میں حکومت وقت
की मर्जी शामिल होती थी। फिर ये भी पसे पर्दा काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो इसराइल को तस्लीम करने के बारे में जो प्रोजेक्ट है इस पे काम हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं, एजाजुल हक साहब जो हैं, वो इस बारे में वाज़ेह तौर पर बयान दे चुके हैं कि उनको इस बार लाया ही इसलिए गया था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन एक तो मामला जो है वो गज़ा वाला, उसके बाद मामला ख़राब हुए, और दूसरा अब ईरान इसराइल जंग जो शुरू हो चुकी है उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मामला ख़राब हो चुका है, और इसीलिए वो जाके लंदन में मुकीम हैं और यकीनन वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। उसके बाद आते हैं जनाब, आज पंजाब असम्बली में क्या हुआ वो भी ज़रा सुन लीजिए। मेरा यार मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, पंजाब असम्बली में नारे, और उस वक्त दुख्तर नेक अख्तर असम्बली में मौजूद थी, और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था। अब ज़रा एक और आपको मंजर दिखाते हैं। बजट तकरीर के दौरान नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो हटा ली गई, और वो कुछ इस तरह के मनाजर थे, ये सुनिए। 3 अरब रुपए रह गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने दिहाइयों से जमाशुदा गर्दिशी कर्जों की, ये आप देख रहे हैं जनाब कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर मौजूद थी बजट तकरीर के दौरान, लेकिन फिर उस तस्वीर को हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई वाक़िफ़ाने हाल ही बता सकेगा कि आखिर क्या उफ्ताद आन पड़ी और किसके हुक्म पर हटाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। आज पंजाब में बजट पेश किया गया, और बजट सेशन के दौरान पीटीआई ने एहतजाज तो किया ही किया, लेकिन एक जो चीज़ है वो बहुत दिलचस्प है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि पंजाब का नाम जो है वो मेरा ख्याल है सिर्फ पंजाब का नाम तब्दील करना रह गया है, और इसमें है जी नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, आगे फिर नवाज शरीफ के नाम से अस्पताल, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट, नवाज शरीफ कम्युनिटी हेल्थ, नवाज शरीफ फलां, और उसके बाद मरीम नवाज क्लिनिक, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब, और इसके बाद मरीम नवाज देही अस्पताल, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के नाम पे कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि उनको यकीन नहीं कि आइंदा जो पंजाब में उनको याद रखा जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने नाम से, अपने वालिद के नाम से हर चीज़ को मंसूब करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं जनाब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अमीर है, हर घर में 3 तरह के खाने तैयार होते हैं, गरीब भी 2 वक्त महंगा चिकन खाते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कौन देगा। अब मुझे नहीं पता कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब जो कि वज़ीर बनने से पहले हॉलैंड के शहरी थे, और जब ये काबीना आई फार्म 47 की, तो सबसे पहले काबीना का जो पहला फैसला था इलेक्शन चोर काबीना का, उन्होंने इनको पाकिस्तान की शहरियत बहाल की थी और इनको पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी किया था। और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं। वर्ल्ड बैंक, आलमी मालियाती इदारे जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की हालत इंतहाई ख़राब है, मईशत की भी, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी। पाकिस्तान इस वक्त टॉप पोजीशन पे जा रहा है, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।